गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हम इससे पहले हमने पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप। अब लेने जा रहे हैं हम इनकी टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स होते हैं, है ना, टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। जनरली टाइप ऑफ हाइड्राइड्स में यहाँ पे देखे गए हैं, 4 प्रकार के हैं। साल्ट लाइक हाइड्राइड्स, सहसंयोजक हाइड्राइड्स, पॉलीमर हाइड्राइड्स और मेटेलिक हाइड्राइड्स। ठीक है, ये है। और इन हाइड्राइड्स की क्या विशेषता होती है, यानी कि सबसे बड़ी बात ये होती है एस ब्लॉक तत्वों के जो हाइड्राइड्स होते हैं, इनकी प्रमुख इंपॉर्टेंट बात ही क्या होती है, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं और ये प्रबल अपचायक होते हैं। और प्रबल अपचायक होने के कारण ये महत्वपूर्ण यौगिकों की श्रेणी में आते हैं, है ना, ये ध्यान रखना, यानी कि हैविंग द रिड्यूसिंग नेचर्स। और सभी हाइड्राइड्स क्या होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स, ये ध्यान रखना है, यानी कि ये क्या होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। और आयनिक टोसों की बात क्या होती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत उच्च होते हैं। कुछ हाइड्राइड्स जैसे लिथियम हाइड्राइड्स है, सोडियम हाइड्राइड्स है और पोटेशियम हाइड्राइड्स है, ये है कहने का मतलब। और इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, एफसीसी होती है और कुछ की एचसीपी भी पाई जाती है ना। और ये जो सार धातुएं होती है, यह क्या करती है, सार यानी कि एल्कलाइन मेटल्स रिएक्ट विद द हाइड्रोजन और क्या करती है, दे आर फॉर्म टू हाइड्राइड्स, अर्थात हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है। और ये सार धातु जो हाइड्राइड क्या होती है, जो इनके जो साल्ट बनते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक नेचर्स। ओके, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनकी जो हाइड्राइड्स बनती है वो आयनिक प्रकृति के होते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरी, क्योंकि इनकी विशेषता ये होती है कि एक धन आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, यानी कि जो धन आयन होंगे वो कौन होंगे, मेटेलिक आयन होंगे, जबकि जो हाइड्रोजन होता है उसमें नेगेटिव आयन वाला होता है। कहने का मतलब इनमें क्या होते हैं, एच नेगेटिव आयन होते हैं। सामान्यतः हाइड्रोजन अणु में एच प्लस आयन के रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि इनमें धातु पर नेगेटिव होता है, जबकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आयन होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव आयन शो होता है। कहने का मतलब यहाँ ये जो यानी कि जो तथ्य है, इससे सिद्ध होता है कि इनका विद्युत विश्लेषण करने पर H2 गैस कहाँ एनोड पर मुक्त होती है, जैसे लाइक दिस, ये सपोज दैट MH। अगर इसको अपन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोएनालाइज करें तो M प्लस और H नेगेटिव, यानी कि ये तो है कैथोड, ये ध्यान रखना, कैथोड पर मुक्त होगा और ये एनोड पर, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से अगर यहाँ पर देखेंगे M प्लस एक इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, और फिर H नेगेटिव आयन, एक नेगेटिव आयन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकल गया, माइनस हो गया, करने का मतलब तो H आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और इसी तरह से दो हाइड्रोजन मिलके H2 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और ये जल में घुलकर H2 मुक्त करते हैं, है ना। इसी तरह से जैसे कि लिथियम हाइड्राइड है प्लस H2 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिथियम OH, ठीक है, लिथियम OH है प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा, है ना। लेकिन डेयर स्टूडेंट्स, ये सब हाइड्राइड्स है, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी बात मैंने बताई कि जो मेटल ये क्या करते हैं, यानी कि H हाइड्रोजन हमेशा का एनोड पर जाता है, इसलिए नेगेटिव H माइनस, ये धातु क्या करते हैं, यानी कि का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या इस पे क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर इस पर ऋणायन है तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो एच के रूप में रह जाएगा, कहने का मतलब ये। ठीक है। ये हाइड्राइड से कुछ केमिकल रिएक्शंस अपन देखते हैं।
दूसरा मैंने कहा था प्रबल रिड्यूसिंग होती है, यानी प्रबल अपचायक वाले होते हैं, है ना। और लिथियम आयोडाइड और लिथियम आयोडाइड तथा एल्यूमिनियम क्लोराइडों के संयुक्त से बना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महत्वपूर्ण अपचायक यौगिक होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बहुत ऐसे काम में लिया जाता है। और उसके लिए देखिए जो रिएक्शन होती है हाइड्राइड AlCl3 लिथियम एल्यूमिनियम H4, और इसको अपन उपयोग में लेते हैं कई बार कई सारी केमिकल रिएक्शन के रूप में रिड्यूसिंग वर्किंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और कई कार्बनिक क्रियाओं में होता है, जैसे कि अपन ने देखा होगा इन ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जैसे कि ये कार्बोनिल समूह है ना। तो अगर आपको इसको अपचायक करवाना है तो ये CHOH, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम H4 का उपयोग किया जाता है। ये एप्लीकेशन है इनके कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा कई बार ये क्या करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है जल के साथ भी क्रिया करता है ना। और इससे क्या किया जाता है, शुष्क की उपस्थिति में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने फॉर्मेशन ऑफ बोरेन, फॉर्मेशन ऑफ बोरेन्स या डाइबोरेन्स, है ना, ये ध्यान रखना। फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेन यानी कि B2H6, ये केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे BCl3 है और यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम H4, तो B2H6 यानी कि डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर आपको PCl3 है, फोस्फिन PH3, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स का उपयोग से फोस्फिन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार SI सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इसका भी अगर आप SiH4 जिसको बोलते हैं सिलेन, ये फोस्फिन है, ठीक है। कहने का मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कई सारे केमिकल रिएक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। और सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट जो कि एक बहुत हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ये आयनिक प्रकृति का, और इस प्रकार से जैसे कि किस प्रकार से इसको बना सकते हैं अपन, जैसे 4NH लाइक दिस। और यह है बोरोन OCH3 का ट्राइमेथिल बोरेट, है ना। ये आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, NaBH4, ये, ठीक है, इसका ये निर्माण करते हैं कहने का मतलब। और दूसरा इससे क्या बाहर निकलता है, CH3ONa, इस तरह से ये आयनिक नेचर का होता है ना। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ये आयनिक नेचर का होता है कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हाइड्राइड के रूप में इसके अलावा और भी जैसे सोडियम NaBH4 बनता है, उसी तरह से KBH4 के अतिरिक्त KBH4 का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और बहुत सारे हाइड्राइड्स, और ये देखिएगा जैसे कुछ सोडियम के हाइड्राइड्स होते हैं, पोटेशियम के हाइड्राइड्स होते हैं, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी तरह से लिथियम हाइड्राइड जो कि H2SO4 के H2S में और क्लोरीन को HCl में और SiCl4 को SiH4 में अपचेत कर देता है। देखिएगा यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड, है ना, यानी कि 3H2SO4, तो इससे अपन को मिला 2SO4 4H2O प्लस H2S, लिथियम हाइड्राइड है, Cl2 के साथ में रिएक्शन करके लिथियम क्लोराइड प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
लिथियम हाइड्राइड, अगर ये SiCl4 है तो यहाँ पे सिलिकॉन SiH4 सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड ये बन गया। और दूसरा क्षार धातुओं का जो क्षार धातुओं के जो हाइड्राइड्स होते हैं, इनका जो स्थायित्व होता है इन पीरियडिक टेबल में, तो टॉप टू बॉटम जाने पर घटता है ना। और हिनाइड आयनों के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम, कहने का मतलब जो स्टेबिलिटी होती है, कहने का मतलब जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड्स, पोटेशियम हाइड्राइड्स और WDM हाइड्राइड्स, देन सीरियम हाइड्राइड, कहने मतलब टॉप टू बॉटम है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की हाइड्राइड्स का स्थायित्व टॉप टू बॉटम जाने पर घटता है, ठीक है। अब कहने का मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर जो इनका स्थायित्व है कम होता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज कम हो जाती है, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, साइज का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो हाइड्राइड्स का स्थायित्व भी टॉप टू बॉटम चलने पर कम हो जाता है। दूसरा यूँ कह सकता है इनका जालक ऊर्जा का मान कम हो जाता है ना, और सॉल्यूशन एनर्जी का मान ज़्यादा हो जाता है। तो इनका स्थायित्व पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पर कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे अपन विलायकन प्रवृत्ति, है ना, जिसको बोलते हैं सॉल्वेशन नेचर। यानी कि सॉल्वेशन नेचर भी एक इम्पोर्टेंट होती है और कई बार सॉल्यूशन नेचर के बारे में पूछा जाता है। तो लेकिन सर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक अपने को जो इम्पोर्टेंट बात आई हाइड्राइड्स की, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स होता है, और दूसरा इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो हाईली रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। और इसमें जो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट्स जो ग्रुप रिजेंट्स के रूप में अपन काम लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसको अपन जैसे कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं उनको रिड्यूस करने में उपयोग में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेंगे अपन सॉल्वेशन टेंडेंसी, यानी कि विलायकन प्रवृत्ति, और ये कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। सॉल्वेशन टेंडेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्यूशन टेंडेंसी में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो एल्केलाइन और एल्केनाइन रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, यानी कि ये वाटर में सोल्यूबल होके और आयन मुक्त आयन बनाते हैं। और इस प्रकार का जो, जैसे अपन ने इनको देखा था कि ये क्या करते हैं, या तो वाटर सोल्यूबल या अमोनिया में सॉल्यूशन। अमोनिया में आपने देखा था कि इनका जो अमोनिया सॉल्यूशन होता है एल्केलाइन रेयर अर्थ मेटल्स का, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करता है या विद्युत का परिचालन करता है। उसके पीछे रीजन होता है कि इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, या उसमें कह सकते हैं द वन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सबसे बड़े मजे की बात ये होती है कि जो क्षार धातु होते हैं इनमें सबसे छोटा होता है लिथियम, लिथियम आयन सबसे छोटा होता है, जबकि सीजियम आयन सबसे बड़ा होता है। ये पते की बात है। अगर अपन सॉल्यूशन टेंडेंसी की बात करते हैं तो इन पीरियडिक टेबल्स मीन्स दैट एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लिथियम सबसे छोटा होगा, जबकि सीजियम की साइज क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। और अपन ये जानते हैं कि लिथियम की सबसे साइज छोटी होने के कारण ये तेजी से गति करेगा और विद्युत की चालकता का मान उच्च होना चाहिए, और जबकि सीजियम की साइज बड़ी होने के कारण गति कम होना चाहिए और विद्युत चालकता का मान कम होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत होता है, ठीक है ना। इसका कारण है कि जो
विलायकन होता है, कहने का मतलब लिथियम का आयन सबसे छोटा होने के कारण ये देखा गया है लिथियम की साइज क्या होती है, सबसे छोटी होती है। और सबसे छोटी होने के कारण लिथियम की विलायकन एनर्जी ज़्यादा होती है, विलायकन ऊर्जा का मान विलायकन सबसे ज़्यादा होता है, कहने का मतलब यानी कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जबकि सीजियम की सबसे कम होती है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि लिथियम का साइज छोटे होने के कारण नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कहने का मतलब एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि सीजियम की साइज बड़ी होने के कारण नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कह सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसको घेर सकते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। जबकि लिथियम की साइज छोटी होती, इसलिए नंबर ऑफ वाटर एसोसिएशन क्या होगा, संगुणन ज़्यादा होगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये कारण होती है कि लिथियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है या लिथियम का जो विलायकन होता है वो सीजियम के कंपेयर में ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे अपन ये देखते हैं जैसे कि यहाँ पे इनकी जो आयनिक रेडियस है उसको हम देखेंगे, और आयनिक रेडियस के आधार पर अपन ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार इनकी कंडक्टिविटी है वह इसको इफेक्ट करती, कहने का मतलब। ठीक है, और जलयोजन संख्या भी देख लीजिएगा। जलयोजन संख्या का मतलब ये है कि लिथियम की साइज छोटी है तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने, या कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ने लिथियम आयन को घेरा हुआ है। जबकि सीजियम की साइज बड़ी है इसलिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको घेरा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे एक जस्ट एक टेबल है, अपन देखते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम और सीजियम, ये सब आयन आयन है, यानी कि लिथियम धन आयन, पॉजिटिव धन आयन है ना, ये सब धन आयन के फॉर्म में है। एक तो इनकी आयनिक रेडियस देखिएगा पहले, 0.75, 1.02, 1.38, 1.52, 1.67, ओके, रेडियस। दूसरा इनकी जो चालकता है वो चालकता अनंत तनुता पर जो चालकता है वह है 33.5, 43.5, 64.5, 67.5, 68.0, है ना। अब इनकी जो जलयोजित आयनों की लगभग त्रिज्या क्या है वो देखिएगा। आयन की त्रिज्या अपन देखते हैं, है ना, ये आरंगस्ट्रॉम में है 3.40, 2.76, 2.32, 2.28, ये इनके आरंगस्ट्रॉम में। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये एन H2 मॉलिक्यूल से जिन्होंने इसको घेर रखा 25.3, 6, 10.5, 10.0 और 9.9। तो डेयर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखना, कहने का मतलब लिथियम की एक तो ये देखेंगे लिथियम की यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स ने जब इसको घेरा होता तब इसकी जो रेडियस है वो कंपेरेटिवली डाटा आज की क्या है, ज़्यादा है। और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे ज़्यादा है। कहने का मतलब इसके पीछे रीजन ये है कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है, यानी कि विलायकन ऊर्जा, यानी कि जो इसका विलायकन है वो सबसे अधिक होता है। वो इसलिए सबसे अधिक होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ने ज़्यादा एसोसिएटेड कर रखा है। ठीक है, इसलिए ये त्रिज्या भी क्या है इनकी ज़्यादा होती है, कहने का मतलब। ठीक है, कहने का मतलब जो लिथियम आयन होता है वो लिथियम आयन टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्या होता है, 4 जल कणों के साथ उपसंयोजक बना लेता है। इनमें जल अणु का ऑक्सीजन परमाणु अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म लिथियम के रिक्त कक्षकों को देकर उपसंयोजक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि लिथियम की साइज छोटी है तो क्या होगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ने, यानी कि ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स से उन्होंने इसको घेरा हुआ रहता है, इसलिए इसकी साइज क्या होती है, आयनिक रेडियस भी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, वो किस प्रकार से ये जो एसोसिएशन होता है ये इस प्रकार कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रहता है, जैसा कि लिथियम H2O, लिथियम H2O का होल 4 इस तरह से घिरा हुआ रहता है, कहने का मतलब। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि लिथियम का
ये देखते हैं 1s और 2s, ठीक है, 1s 2s और 2p, ये कहने का मतलब, ठीक है। और लिथियम आयन की अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो तो यहाँ है एक यहाँ है, अब लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या रहेगा, लाइक दिस, ये वैकेंट ही रहेगा, और 2p ये भी क्या होगा, खाली होगा। ओके, अब अपन जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 H2O मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये 4 H2O मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन है, ये चार क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे हैं। एक यहाँ चला जाएगा, दूसरा इस प्रकार, तीसरा OH2, चौथा OH2, ठीक है। या इसको अपन इस तरह से समझा सकते हैं, ये H2 फॉर्मेशन होता है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि सपोज दैट अपन लिथियम की बात करें, है ना, जनरली 1s 2s1 और 2p, ये हो गया, ठीक है। अब लिथियम आयन की अगर बात करेंगे तो लिथियम आयन 1s 2s1 में 0 है, ये भी है ना, वैकेंट है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो अपना जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है H2 का होल पावर प्लस, लाइक दिस, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये क्या करेंगे H2 मॉलिक्यूल्स लाइक दिस 1 2 3 4, इससे, है ना, इसी तरह से लाइक दिस यानी कि इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लें, ठीक है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, कहने का मतलब इस प्रकार कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, और sp3 संकरण का फॉर्मेशन होगा, कहने का मतलब, ठीक है। और टेट्राइडल sp3 फॉर्मेशन मीन्स दैट टेट्राइडल फॉर्मेशन के रूप में जो लिथियम आयन होता है वो 4 H2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा घिरा हुआ होता है, ठीक है, ये है। और इसके अलावा जैसे अपन पोटेशियम आयन के साथ में बात करें तो पोटेशियम आयन क्या वो करता है, पोटेशियम आयन भी क्या करेगा के H2 का होल 6, इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसमें पाया जाता है D2sp3, और शेप होती है ऑक्टा हेडर, शेप कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन होगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये इनकी सोल्यूशन एनर्जी या सोल्यूशन विलायकन ऊर्जा है, जो भी अपन कहते हैं, कहने का मतलब, तो ये देखा जाता है क्योंकि लिथियम की जो विलायकन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना। अब ये तो हो गई बात। अब यहाँ पे एक आती है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, ये क्या होती है भाई, अरे भाई, जैसे अपन ने पहले कहा था कि जो लिथियम है, लिथियम आयन क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स द्वारा एसोसिएटेड होता है, इस कारण से उसकी विलायकन ज़्यादा होती है, और जब जल के अणु इसको घेर लेते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है जिसको बोलते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। और इस पद को अपन क्या बोलेंगे, सोलेशन एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि जलयोजन ऊर्जा का मान आयनिक आकार पर निर्भर करता है ना। ये क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी अपन ने देखा है कि जैसे अपन ने देखा है कि लिथियम से अगर अपन लिथियम की साइज़ सबसे छोटी होती है, जबकि सीजियम की साइज़ क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। लेकिन यहाँ देखा गया है कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी एज कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, और ऑन बिहाफ ऑफ द टेबल वी हैव फाइंड आउट दैट कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से वो लिथियम को ज़्यादा घेरे हुए रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से सार धातु यानी कि कहने का मतलब साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और सार धातु आयनों की अपेक्षा सारे मृदा धातु की जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है,
क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं, क्योंकि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में क्या होता है, +1 इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, जबकि यहाँ पे जो एल्केलाइन रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारे मृदा धातु होते हैं ना, उनकी जो जलयोजन ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होता है। और जब इनका जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होगा तो क्या होगा, इनकी विलायकन ऊर्जा भी अधिक होगी। और ये सामान्य सी बात है, अगर इनकी जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक है तो विलायकन ऊर्जा का मान अधिक होगी। तो ये जो एल्कलाइन या रेयर अर्थ एल्कलाइन मेटल्स होते हैं ये जल में अधिक विलयशील होंगे। क्योंकि दूसरा, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ये जल में या विलायक में उतनी गति से क्या करेंगे, विलयशील हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि इनकी विलायकन ऊर्जा का मान अधिक होता है, और विलायकन ऊर्जा का मान अधिक होता है, इनकी विलेयता भी उतनी अधिक होगी कहने का। लेकिन ये देखा गया है कि अधिकांश क्षार धातु लवणों की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है ना। लेकिन फ्लोराइड और कार्बोनेट इसके अपवाद है जिनकी विलेयता वर्ग में नीचे जाने से तेजी से बढ़ती है। इसका कारण ये होता है कि अगर अपन ऊपर से नीचे जाते हैं, कहने का मतलब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो विलायकन ऊर्जा की तुलना में जालक ऊर्जा का मान तेजी से करता है। इसका अपन ने जैसा कि यानी सोल्यूशन एनर्जी है या लेटेस्ट एनर्जी है, इसका हमने आयनिक सॉल्यूशन में डिस्कस किया था। कहने का मतलब ये देखा गया है कि यानी कि जो कार्बोनेट्स होते हैं, है ना, फ्लोराइड और कार्बोनेट्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, अपवाद होते हैं कहने का मतलब, ठीक है। और इनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है। इसके पीछे रीजन होती है इनकी लेटेस्ट एनर्जी का मान टॉप टू नीचे जाने पर क्या होता है, विलायकन ऊर्जा की मान विलायकन ऊर्जा की अपेक्षा क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।